नमस्कार। फिर आप लोगों का वेलकम है बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विमल चुन्नी और मेरे साथ मेरा नाम अतुल आदित्य पांडे है। मूल रूप से मैं पटना विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। पूर्व में मैंने भूगर्भ शास्त्र विभाग के अध्यक्ष के कार्यकाल को भी संपादित किया है और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय की 2-3 और जिम्मेवारियां मैंने अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से देखी है, जिसमें यूनिवर्सिटी का जो एक कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, वहाँ 2010 से 2012 तक मैं प्रिंसिपल इंचार्ज के रूप में कार्यरत था। साथ ही साथ युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की जो पटना विश्वविद्यालय में इकाई है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना बोलते हैं NSS, उसके कोऑर्डिनेटर के रूप में भी मैंने लगभग 4-5 साल 2015 से 2020-21 तक मैंने उसमें काम किया। और अभी पिछले दिनों एक वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक इकाई जो प्रत्येक राज्य में है, जिसे हम लोग स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, उसमें चेयरमैन के रूप में भी मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, जो 3 वर्षों की वहाँ कार्यकाल था, जो पिछले महीने वहाँ ये पूरा हुआ। तो शिक्षण और शोध और ख़ास करके विद्यार्थियों और युवाओं के बीच मिलकर हम लोग काम करते हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि युवा वर्ग और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यूथ केवल कक्षाओं तक ही और पठन पाठन तक ही अपने आप को सीमित न रखें, देश और समाज में भी वो अपना कुछ सकारात्मक योगदान दें। तो उनको मोटिवेट करने के लिए भी मैं प्रयासरत रहता हूँ। अतुल जी, आप बिहार के एक ऐसे कॉलेज में अध्यापक हैं, साइंस कॉलेज, जिसको परिचय की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि ये माना जाता है कि बिहार जो है एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन साइंस कॉलेज ने या पटना यूनिवर्सिटी ने कई ऐसे स्टूडेंट्स दिए हैं जिसके आधार पर ये कह सकते हैं आप कि भारत में भले ही ये पिछड़े राज्यों में गिनती होती हो, लेकिन यहाँ के छात्रों ने एक अपना मुकाम बना के रखा है। और बिहार फिर भी पिछड़ा राज्य है। कैसे आप देखते हैं बिहार को, शिक्षा को आज के परिवेश में? देखिए, सबसे पहले तो मैं पटना साइंस कॉलेज के विषय में अपने जो भी दर्शक हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पटना साइंस कॉलेज 1927 में स्थापित हुआ और जिस समय इसकी स्थापना हुई, विज्ञान की पढ़ाई और विज्ञान के शोध के लिए ये पूरे देश में, या मैं कह सकता हूँ कि महादेश एशिया में अपनी पढ़ाई और रिसर्च के लिए ये जाना जाता था। और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे विज्ञान के विद्यार्थियों ने एक से एक विज्ञान के शिक्षकों से शिक्षा पाई। और एक प्रतिष्ठित कॉलेज होने के नाते आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ के विद्यार्थियों ने न केवल वैज्ञानिक शोध और शिक्षण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाया और योगदान दिया, प्रशासनिक सेवाओं में भी काफ़ी इसका योगदान है। यहाँ के कई ऐसे पूर्ववर्ती छात्र हैं जो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसमें उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। और जितने भी विभाग और मंत्रालय आप सोच सकते हैं, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पे यहाँ के छात्रों ने अपना योगदान प्रशासनिक पद पे नहीं दिया। तो ये तो इस कॉलेज की अपनी एक गरिमा है, एक पृष्ठभूमि है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक और इस कॉलेज ने देश को, दुनिया को, राज्य को इतने बड़े बड़े विद्वान, प्रशासक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, और मैं तो कहूँगा एक ज़माने में जब इंटरमीडिएट इस कॉलेज के साथ लगा हुआ था तो इंजीनियरिंग और मेडिकल भरे पड़े हैं। डॉक्टर्स की अगर पुराने ज़माने की बात करें तो यहाँ से लगभग ISC में जो विज्ञान में बायोलॉजी लेकर के जो विद्यार्थी आते थे, उसमें 50% से अधिक डॉक्टर्स, अगर कोई मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन के साथ इंटरमीडिएट में आता था तो उसमें लगभग सभी इंजीनियर्स बनते थे और अपनी सेवाएं इन्होंने दी हैं।
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि इतने कंट्रीब्यूशन के बावजूद इस राज्य के पिछड़ेपन की चर्चा हम करते हैं, और ऐसा क्यों है? तो दोनों को हम एक साथ जोड़ नहीं सकते। जहाँ तक इस राज्य के पिछड़ेपन का सवाल है, उसके कई कारण हैं जो हर स्तर पे और हर वर्ग में इसकी चर्चा होती है। इसके भौगोलिक कारण हैं, उसके सामाजिक कारण हैं, कुछ हद तक राजनीतिक कारण हैं, कुछ योजना के स्तर पे जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी शायद योजना में हम सफल नहीं हो पाए। और इसका कारण ये हुआ कि यहाँ के जो यूथ हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो राज्य को छोड़कर पलायन कर वो दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे जगहों पे गए और अपनी जीविकोपार्जन के लिए वहाँ वो सेवाएं दे रहे हैं। तो ये एक गंभीर चिंतन का विषय है। इस पे चिंतन बातें हुई भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग यही कह सकते हैं कि शिक्षा एक तरफ, लेकिन शिक्षा में इस तरह के प्रतिष्ठित कॉलेज, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, अभी तो और भी व्यापक प्रचार प्रसार हो गया। शिक्षा के निजीकरण में कई प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ये हाल के वर्षों की चीज़ें हैं। लेकिन कालांतर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और कुछ अचीव करना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमें वो देखना पड़ता है कि हम वो अचीव नहीं कर पाए हैं, और ये चिंता हर जगह हम लोग प्रकट कर देते हैं। तो ये शिक्षा को, एजुकेशन को और सिविल सोसाइटी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि जो शिक्षित हो वो एक ऑनेस्ट भी होगा, एक अच्छे तरीके से बात करने वाला होगा, जिसकी भाषा अच्छी होगी, जिसकी नीयत अच्छी होगी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा? ये एजुकेशन और इस तरह का जो नैतिकता वाली चीज़ें हैं वो कितनी जुड़ी हैं आपस में? जहाँ तक शिक्षा और नैतिकता की आप बात कर रहे हैं तो दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, और कोई भी एक शिक्षित व्यक्ति वो निश्चित रूप से अपने पाठ्यक्रम में, अपने स्कूली जीवन में, अपने कॉलेज में और अपने साथियों से, अपने गुरुजन से नैतिकता की पाठ तो पढ़ता ही पढ़ता है। अब ये अलग बात है कि अगर इस राज्य का विकास, शहरीकरण और जो स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, जितनी आबादी हमारी है, उस आबादी के अनुरूप एक लंबे समय तक कहीं ना कहीं अगर गैप रहा तो वो एक कारण हो सकता है। देखिए, अभी शायद इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो नई शिक्षा नीति की बात हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं, अब उसमें इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया गया है और जोर दिया गया है कि शिक्षा के साथ साथ हम लोग मूल्य आधारित शिक्षा भी विद्यार्थियों को देंगे। वैल्यू एडेड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। पहले भी पाठ्यक्रम में ये चीज़ें थीं, लेकिन अब इस पे खास जोर दिया जा रहा है कि जब तक हम लोग शिक्षा में वैल्यूज़ को नहीं बताएंगे तब तक चरित्र निर्माण में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दूंगा कि बिहार राज्य की आबादी घनी है, हमारी आबादी कृषि पर आधारित है, कृषि उस ढंग से उन्नत नहीं हो सकी है, कृषि जो और मेकनाइज्ड होना चाहिए था शुरू से, वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, और नई टेक्नोलॉजी के समावेश को हम लोग थोड़ी देर से अपने यहाँ इसको इंक्लूड कर सके हैं। तो शायद अभी जिस तरह से नीति बन रही हैं, योजनाएं बन रही हैं, उस क्रम में जल्दी ही हम लोग कुछ अच्छे सकारात्मक कार्यक्रम और सकारात्मक परिणाम हम लोग देख सकेंगे। नहीं, एक्चुअली में क्या है, मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों जा रहा हूँ अतुल पांडे जी से बात करने, क्या मैं बात करूँगा बिहार के बारे में। ठीक है, शिक्षा जगत से आप जुड़े हैं, आप उसके साथ साथ कला और संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स लाइफ से आप देखते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बिहार में, अभी मौजूदा सीएम जो है नीतीश कुमार, वो भी साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। कल एक नई पार्टी बिहार में शुरू हुई है, जो प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं कि उन्होंने कई राजनीतिक दलों को जिताने का काम किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, अलग अलग
फेजेस में। मोदी जी को 2014 में वो दावा करते हैं कि उनके सहयोग से मोदी जी जीतने में कामयाब रहे। टीएमसी जो बंगाल में ममता बनर्जी हैं वो जीतने में कामयाब रहीं। पंजाब में कैप्टन की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, वो उसको जिताने में भी उनका हाथ रहा। उनका जो मैंने कल भाषण सुना और जो छोटे छोटे क्लिप्स देखे मैंने, तो उसमें मूलतः उन्होंने एक कास्ट सिस्टम को, कास्ट सिस्टम तो नहीं, एक जाति आधारित राजनीति जो करने की भी कोशिश की है। उन्होंने कहा एक दलित चेहरा जो नेतरहाट तक गया, इंडियन फॉरेन सर्विस तक उसने अपनी सेवाएं दी और वो अब उस पार्टी का प्रेसिडेंट है। आप ये जो जात पात का जो समीकरण है पॉलिटिकल बिहार में, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इसको आप कितना हद तक मानते हैं बिहार के विकास के लिए बाधा है या विकास के लिए वो एक सीढ़ी है? देखिए, मैं एक शिक्षक हूं और राजनीतिक दृष्टिकोण से शायद मैंने इस पे बहुत गहन अध्ययन भी नहीं किया है। जो अपनी अनुभव है उसे मैं आपके माध्यम से ये रख सकता हूं। जहां तक राज्य के विकास का सवाल है वो एक पक्ष है, और जहां तक राज्य में राजनीति और चुनाव में जीतना और सरकार बनाना, ये एक दूसरी बात है। तो आपने भी देखा होगा कि बिहार की जो अपनी पृष्ठभूमि रही है, और हम लोग पिछले दशकों से जो चुनाव और चुनावी विश्लेषण की जब बात होती है तो उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म की बातें निकल के आती हैं कि वहाँ पे इलेक्शन जीतने में, इलेक्शन की तैयारी करने में कौन सा फैक्टर ज़्यादा काम करेगा। कहीं पे विकास के संदर्भ में बातें होती हैं, कहीं पे जातिगत आधारित जो विकास है उस पे बातें होंगी, और जो हाशिए पे लोग हैं, चूँकि उनकी संख्या अधिक है, उनकी ज़रूरतें हैं और उनको मेन स्ट्रीम में ले आना हर राजनीतिक दल का दायित्व है, और वो कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। तो आबादी के दृष्टिकोण से प्रतिशत को देखते हुए हमें उन पर ध्यान देना लाचारी है किसी के लिए भी। इसीलिए जब हम पूरे बिहार राज्य की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी दल, जो अभी कुछ दिनों पहले जातिगत उसके सेंसस भी हुए हैं, उसमें कुछ आंकड़े भी सामने निकल के आए हैं। तो राज्य को विकसित करने के लिए हमें कहाँ फोकस होना है, सरकार बनाने के लिए हमें किसका समर्थन चाहिए, उन सारे दृष्टिकोण से जो समाज में जिसकी ज़रूरत है उस पर फोकस हर राजनीतिक दल करेगा। अभी जो जन स्वराज पार्टी की चर्चा आपने की है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके भाषण को तो नहीं सुना, लेकिन आज मैं सुबह में जो प्रिंट मीडिया में जो चीज़ें आई हैं उनको मैंने पढ़ा, देखा, समझा। तो उसमें 2-3 बातें जो सामने निकल के आई कि युवाओं को किस प्रकार से पलायन को रोकने में उनकी योजनाएं हैं, और देश के विकास में कुछ ऐसी जो पाबंदियां अभी लगी हुई हैं उसे वो क्यों ख़त्म करेंगे और क्यों उसको ले आकर के राज्य के विकास में उनका योगदान होगा। ये कुछ उनकी अपनी सोच है, शायद उनका अपना एक स्ट्रैटेजी होगा, और उस स्ट्रैटेजी में वो कितने सफल होंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक किसी भी राज्य या किसी शहर या किसी देश में हमें एक समावेशी सरकार, समावेशी योजना, आजकल तो हम लोग अब जैसे मैं शिक्षक होने के नाते अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस चीज़ पे बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है कि हमें विद्यार्थियों की संख्या हायर एजुकेशन में बढ़ाना है, और जब हायर एजुकेशन में संख्या बढ़ाने की बात होगी, प्रतिशत को बढ़ाने की बात होगी, तो समाज में समावेशी शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रतिशत बढ़ेगा तो हमारे समाज के हर वर्ग के लोग हमारे उच्च शिक्षा में आएंगे। तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है? जाति पर आधारित, इनकम पर आधारित, लिंग पर आधारित, जहाँ भी वीकर सेक्शंस होंगे उन सबों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए शिक्षा एक उचित माध्यम है। और जब शिक्षा में उनके प्रतिशत को बढ़ेगी तो हमें उसकी तैयारी करनी है कि हर पृष्ठभूमि से आने वाले लोग
को हम अपने कैंपस में किस प्रकार उन्हें और सक्षम बनाएंगे, उनके कॉन्फिडेंस के लेवल को और कैसे बढ़ाएंगे, और जल्द से जल्द जो हमारा मकसद है उस पर हम लोग उनको कैसे मजबूती प्रदान कर सकेंगे। बातचीत में ये निकला कि माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन ऐसे आप खुली आंखों से भी देखेंगे अगर, तो माइग्रेशन 2 वर्ग का सबसे ज़्यादा होता है बिहार से। एक तो वो वर्ग जो मजदूर वर्ग है, लेबर वर्ग है, दूसरा वो वर्ग जो शिक्षित होता है और शिक्षा पाने के लिए बाहर जाता है, फिर वापस नहीं आना चाहता है। तो ये तो सत्य है, मुझे मेरा जो आकलन है। लेकिन जब तक बाहर के लोग यहाँ नहीं आएंगे, बाहर के यहाँ लोग जब तक नहीं आएंगे व्यापार करने, नौकरी करने या पढ़ने, तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे उस तरह का समाज बन पाएगा। क्योंकि जो भी राज्य आज तरक्की के ऊपर हैं, उन राज्यों में बाहर के लोग जा रहे हैं, मतलब सभी राज्यों के लोग जाके, मतलब उनका आना जाना मतलब अभी तक रेगुलर है जैसे। तो आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में दूसरे स्टेट से भी लोग बिहार की तरफ माइग्रेट करेंगे क्या? कुछ है ऐसा सर, कुछ ऐसा नजर आता है इसको, या क्या करना चाहिए तो इसको उसमें? नहीं, आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये तो सभी का ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो समाज में अभिभावक के बीच में एक कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ महसूस होती है। हम भी अपने आस पड़ोस, घर के बच्चे, परिवार के बच्चों को भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को और अच्छी शिक्षा अगर मिले, तो हमारा विश्वास और कॉन्फिडेंस ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर पुणे में अगर वो जाते हैं या दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उच्च शिक्षा के लिए वहाँ वो ज़रूर अपने आप को, उनको ऐसी तैयारी मिल सकती है, ऐसा माहौल मिलेगा कि वो एक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अनुसार मिलेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसी क्या कमी है और हम लोग उस कॉन्फिडेंस को क्यों गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं गेन कर पाने का जो प्रत्यक्ष सामने चीज़ें आती हैं, जिसके लिए अभी प्रयास बहुत ज़ोर शोर से किया जा रहा है कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उन शैक्षणिक संस्थानों में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें कमी है, और सबसे अधिक कमी शिक्षकों की रही है। जो अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी शिक्षकों के पद रिक्त हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और योग्य शिक्षकों को बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में इन चीज़ों को, उन लोगों को ले आया जाए तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने कहा कि बाहर के जो लोग हैं निवेश अगर बिहार में करेंगे, सचमुच यहाँ जब निवेश होगा तब यहाँ की आर्थिक उन्नति होगी। अब निवेश के लिए यहाँ पे हम लोगों को तलाशना है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो यहाँ सबसे अधिक तो हम ये देखते हैं कि कृषि एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पे अगर हम कृषि पर आधारित अगर नई टेक्नोलॉजी से कृषि उद्योग, और कृषि का मतलब उससे संबंधित कई और प्रोडक्ट्स जो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इधर हाल के वर्षों में लोगों के मन में ऐसा कॉन्फिडेंस तो ज़रूर बना है, जिसमें लोग, और स्टैटिस्टिकल फिगर भी ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल ऑफिशियल फिगर्स हैं कि इसमें निवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ी है और कई लोग यहाँ निवेश कर भी रहे हैं। अब उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर, विधि और कानून व्यवस्था। बिहार को मुझे लगता है कि शुरू में या बहुत दिनों तक चर्चा यही होती रही कि अगर कोई इंडस्ट्रीज़ यहाँ आते हैं तो कानून और व्यवस्था ज़रूर उनको इस तरह से मिलनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस के साथ वो यहाँ अपने उद्योग को लगा सकें और राज्य की उन्नति में आर्थिक सहयोग कर सकें और देश की उन्नति में भी उनका आर्थिक सहयोग हो और यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले। तो इंडस्ट्रीज़ का लगना, यहाँ के शहरों का विकास होना, मूलभूत संरचनाओं का दुरुस्त होना, ये तो सबसे ज़रूरी है जब हम लोग किसी बाहर के लोगों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण करते हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि कई ऐसे इन्वेस्टर्स के मीट हुए हैं जहाँ पे लोगों ने कुछ पॉजिटिव चीज़ों को दिखाया है और मैं पॉजिटिविटी पे विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि समय लग रहा है, लेकिन शायद अब चीज़ें उस स्तर तक पहुँची हैं कि जल्द ही इसमें हम लोग कुछ बदलाव और देखने के लिए
देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो था आपके जवाब में मिला। मैं सोच रहा था कि वो सवाल मैं करूं या ना करूं, क्योंकि आप सरकारी पद पे भी हैं, सरकारी कॉलेज है। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या खुलकर बात की जा सकती है? कैसा देखते हैं आप बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त कैसा देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के लिए देखिए कई चीज़ें जिम्मेवार हैं, और उसमें एक नागरिक होने के नाते हमारी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितना हम लोग जो हमारे प्रशासन में लोग हैं या जो सरकार में लोग हैं, तो हमें प्रशासन को पूरा भरपूर सहयोग करना पड़ेगा। और उनके द्वारा जो समय समय पे अपेक्षाएं एक आम नागरिक के ऊपर है, उसमें भी मजबूती आएगी, तभी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को कहेंगे कि एक मजबूत, हम लोग जल्द से जल्द उसको रिकवर कर पा रहे हैं। आज के समय में तो लॉ एंड ऑर्डर के कई तरह के डायमेंशंस आ गए हैं। अब साइबर क्राइम एक अलग चीज़ आ गया है जो नई टेक्नोलॉजी के साथ ये है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने देश में जो भी व्यवस्था है उसमें इसमें सक्रियता है। अब कुछ चीज़ें अलग अलग दृष्टिकोण पे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सत्ता में हैं या जो सत्ता में नहीं हैं उनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगता है वो एक पक्ष है, लेकिन जनता के बीच में विश्वास है। और मैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण, समाज में, शहरों में महिलाओं के सड़कों पर आने जाने, रोज़गार में, रात्रि के समय भी एक निर्भीक भावना से लोगों का आना जाना, ये सब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो ज़रूर प्रदर्शित करता ही है। लेकिन हाँ, मीडिया में कई लगभग प्रतिदिन कुछ हम लोग ऐसे न्यूज़ भी देखते हैं जिसे पढ़कर चिंताएं होती हैं कि आखिर ये ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं हमारे राज्य में। तो मैसेज लेने से पहले मैं चाहूँगा कि आपसे एक छोटी सी जानकारी लूँ कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आप आकर्षित हुए या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच किया कि आइए हमसे जुड़िए, या कभी आपने अपने मन में या मस्तिष्क में ये ख्याल आया कि बहुत हो गया ये, अब तो राजनीति में भी आना चाहिए? नहीं, राजनीतिक तौर पे मैंने कभी अपने आप को शायद वैसा नहीं समझा, लेकिन हाँ, एक शिक्षक होने के नाते और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में आने के नाते जो भी राजनीतिक दल हैं और मीडिया के मार्फत जो चीज़ों को हम लोग जान पाते हैं, उसमें मन में विश्लेषण तो ज़रूर चलता है कि कहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं। सक्रिय राजनीति में मैं कभी उस तरह से मैंने भाग नहीं लिया, और शायद अभी वैसा उसका कोई विचार मन में नहीं आता है। मुख्य रूप से अभी मैं शिक्षक हूँ और अपने विषय से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर योगदान मेरा रहता है और उसमें कुछ करने की इच्छा मेरी रहती है। अभी पर्यावरण के संदर्भ में युवाओं के बीच में जन जागरूकता करना, उनमें एक चेतना जागृत करना कि वो कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं यूजीसी के मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर को देख रेख करता हूँ। बिहार के तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षक हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आते हैं, तो उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। उनको मैं मोटिवेट करने का हमेशा प्रयास करता हूँ कि वो युवाओं के साथ जुड़ें, युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण दें, कैंपस लाइफ को और वो उजागर करें और सुदृढ़ बनाएं। और सक्रिय राजनीति के तरफ अभी कोई इंक्लाइनेशन कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूं या पार्टी को ज्वाइन करके राजनीति में सक्रिय योगदान दूं, वैसा कुछ नहीं आता। और शायद मेरे इस चीज़ों को लोग जानते भी होंगे, तो किसी पार्टी ने मुझे उस तरह से कुछ अभी मुझसे संपर्क भी नहीं किया है। हालांकि सरकारी बंधन तो नहीं है, शायद सरकारी छूट है आप शिक्षकों, कॉलेज शिक्षकों को कि वो एक साथ दोनों काम कर सकते हैं। हाँ, बिहार में हायर एजुकेशन में और यूनिवर्सिटीज़ में जो शिक्षक हैं वो ऑटोनॉमी है, और कोई भी शिक्षक किसी राजनीतिक दल के वो मतलब सदस्य बन सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव के बाद सफलता मिलती है वो मंत्री बन सकते हैं। तो ये विश्वविद्यालय की चीज़ें हैं। और आपको तो मालूम ही है
बिहार में कई अलग अलग विश्वविद्यालयों में और पटना विश्वविद्यालय में भी कई ऐसे शिक्षक हुए हैं जो यहाँ के शिक्षक रहे हैं। शिक्षक राजनीति में उन्होंने अच्छा योगदान दिया है और बाद में राज्य सरकार में मंत्री बने हैं, केंद्र सरकार में भी मंत्री बने हैं। तो वो छूट यहाँ पे जो नियमतः है, तो हम लोग शिक्षक वर्ग हायर एजुकेशन में वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। क्या मैसेज है आपका बिहार वासियों के लिए? बिहार वासियों के लिए तो मैं बहुत छोटा हूँ। मैं शिक्षक के तौर पे मैं युवाओं के लिए मैं मैसेज ज़रूर दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज के शिक्षक होने के नाते और युवा वर्ग से लगातार संपर्क करने के नाते मैं यही कहूँगा कि हमारे जब मैं बहुत नज़दीक से अपने बिहार के युवाओं को अपने कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालय कैंपस में देखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उनके बीच में असीम संभावनाएं हैं, असीम उसमें ऊर्जा है। केवल ज़रूरत है उनको एक रास्ता दिखाने का कि और उनको एक चैनल, प्रॉपर चैनल देने का, जिसमें अगर वो सच्चे रूप से अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो अपने ज़िंदगी को वो संवार सकते हैं, अपने परिवार को संवार सकते हैं और समाज को एक बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो युवाओं को के लिए ही मैं कुछ ये कह सकता हूँ कि आप अपने कॉलेज कैंपस में जाते हैं तो उसको एक जो हम लोग की कल्पना है या जो एक सत्य भी है कि उसे एक आप मंदिर समझें, शिक्षकों पर विश्वास करें, शिक्षकों के साथ मिलें, अपनी ज़रूरतों को रखें और जो शिक्षा का उद्देश्य है उसकी पूर्ति में आप ज़्यादा ध्यान दें। कैंपस के लाइफ को आप एंजॉय करें और कैंपस लाइफ से जो एक व्यक्तित्व के निर्माण में जो इनपुट्स मिलते हैं उसको आप जरूर तलाशें और उसको अपने आप में आत्मसात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बोलने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था अभी कि कैसे मेंटेन करके रखा है आपने स्टूडेंट लाइफ से लेके अभी तक? आप जस के तस हैं, कैसे खुश रहते हैं? क्या खाना पीना नहीं, क्या अभी है तो स्टूडेंट्स लाइफ की तस्वीरें और अभी बाल सफ़ेद हो गए और हम लोगों का तो विश्वविद्यालय में जो रिटायरमेंट एज है वो 65 का है, तो अभी तो मेरे पास कुछ और समय है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग चूँकि स्टूडेंट्स और युवाओं के बीच में ही सुबह से शाम हम लोगों का गुजरता है, तो युवाओं के साथ लगकर हमें कभी ये महसूस नहीं होता है कि हम लोग उम्र के किस दहलीज पे आ गए हैं। अभी भी कॉलेज कैंपस में उन्हीं युवाओं के हमउम्र ही उनसे जब बातचीत होती है तो ऐसा महसूस होता है।